वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बेटा कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 44 यानी कि 44, जिसके अंदर जो आपको मिलेगी 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर की आपकी ये वर्कशीट है, कार्यपत्रक है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर इसको नात्सीवाद जो है वो लिखा गया है, यहाँ पे नाजीवाद जो है वो दिया गया है। कई बार प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती है। सो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हमने पिछली वर्कशीट में कर लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। जर्मनी और उसके जो भी साथ वाली 3 ऑस्ट्रियाई जो शक्तियां थी वो हार चुकी थी, 3 प्रमुख शक्तियां, और मित्र राज्य जो थे वो जीत चुके थे। तो अब उसके बाद में जो था वो क्या इफेक्ट हुआ जर्मनी के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, तो उसका लिए देखिए, युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। अब क्या हुआ था कि जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा बच्चे कि सारा जो दोष था ना वो जर्मनी का निकाल दिया गया और जर्मनी को ही युद्ध के अंदर जो हानियां हुई थी उसका दोषी मान लिया गया और उसके ऊपर जो वर्साई की संधि हुई थी उसकी जो जटिल जो शर्तें थी वो लागू कर दी गई, थोप दी गई। तो लोगों को ऐसे जो है वो पराजय का अपराध बोध होना शुरू हो गया। और वहीं पे क्या हुआ था कि जब जर्मनी हारा था तो तभी हमारे पास जो वाइमर गणराज्य जो है वो आया था। तो अब यहाँ पे देखो, युद्ध के का हर्जाना कौन भर रहा था? वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर भी अपंग हो चुका था। अब एक तो अपमान हो गया कि सारा दोष उसके ऊपर डाल दिया और बाकी पतली गली से निकल गए, और दूसरा पैसे भी देने पड़ रहे हैं। यानी कि अगर ये बोल सकते हैं कि वो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, एक तो बेइज्जती होगी पूरी और ऊपर से पैसे भी देने पड़ रहे हैं। ठीक है, वाइमर गणराज्य के हिमातियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। मतलब नवंबर जब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध तो उसके अपराधी यानी कि उस विश्व युद्ध के अपराधी उसके जिम्मेदार मान के खुले में उनका मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस घटना का जो 30 के दशक की शुरुआत थी उसके ऊपर बहुत जो गहरा जो है वो प्रभाव पड़ा। जब समाज के सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा के सम्मान वाली बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। यानी कि उन्होंने क्या हो गया, अब हुआ क्या था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, सिपाही जो होते थे उनको बाकी आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान जो है वो दिया जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक ये बात बोलते थे कि जो पुरुष हैं वो आक्रामक होने चाहिए यानी कि गुस्से वाले होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए यानी कि शक्तिशाली, और मर्दाना यानी कि जो मर्द के गुण होते हैं वैसे गुणों वाले होने चाहिए। और सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार यानी कि एक आक्रामक फौजी बनना, यानी कि जो एक मर्द है पूरा आक्रामक और जो सिपाही बन चुका है, तो आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान में प्रतिष्ठा के सामने बाकी चीज़ें कम महत्व की होगी। क्योंकि पहली बात तो राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा तो निकल ही गया था उनकी, बहुत ज़्यादा जो है वो उनका अपमान हो चुका था। और आक्रामक फौजी प्रचार और आक्रामक फौजियों को बनाने के चक्कर में बाकी सब चीज़ों को कम आंका जाने लगा और उन्हीं को ज़्यादा महत्व जो है वो दिया जाने लगा। अब बात करते हैं दूसरे की, नए राजनीतिक विचारों का उदय। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया तो उसके अंदर नए राजनीतिक विचारों का उदय होना शुरू हो गया। कैसे? जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों ने सोवियत यानी कि अपने गुट बनाने शुरू कर दिए। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए। जो समाजवादी लोग थे या डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो थे और कैथोलिक गुट जो थे उन्होंने वाइमर में कुछ परिवर्तन के प्रयास किए। स्पोर्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। स्पोर्टकिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था, जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो नींव रखी। इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। अब हिटलर आ चुका था और हिटलर का तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना कि गुस्से वाला और किसी की सुनता नहीं है, अपने ही काम करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हिटलर जैसा होना कि भाई ये तो हिटलर है। जैसे एक आप राज की बात करते हैं
कि कोई गुस्से वाला टीचर या गुस्से वाला घर पे कोई होता है ना, ठीक है, पेरेंट्स में से, तो हम वैसे मजाक में बोलते हैं कि हिटलर है वो। तो हिटलर का मतलब बहुत आक्रामक टाइप जो वो था, कट्टरपंथी था बिल्कुल, ठीक है। तो क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों के खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे। अब वो इकट्ठा तो मोर्चा खोल नहीं सके हिटलर के खिलाफ, तो क्या हुआ कि क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी, उग्र मतलब जो गुस्से वाले होते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज जो है वो उठानी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद में है आर्थिक संकट। भाई जर्मनी के ऊपर प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर अंदर जो आर्थिक संकट आया, तो वो तो हम सबको पता है कि क्या बुरा हाल उनका हुआ। तो उन्होंने, देखिए, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, खुद पहले कर्ज लिया था विश्व युद्ध लड़ने के लिए, और ऊपर से विश्व युद्ध लड़ने के बाद में उसके ऊपर जुर्माना फिर लग गया, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा का हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब कौन कितना करेगा, पहले से ही जिसने कर्ज लिया है वो जुर्माना कहाँ से भरेगा, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। जर्मन के इनकार से इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी गई कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब जर्मनी ने ऐसे, सरकार ने इतने, अब चुकाना है तो ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, सरकार के हाथ में था और उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो छाप लिए। जब उन्होंने पैसे छाप लिए तो उनकी मुद्रा का मार्क जो है वो, मुद्रा मार्क जो उनकी मुद्रा है, जैसे हमारे रुपये है वहाँ पे मार्क है, ठीक है, तेजी से वो गिरने लगी। अब मुद्रा कैसे गिरती है ना, हमेशा जो है उसको अमेरिकन डॉलर से कंपेयर किया जाता है जब हम मुद्रा की बात करते हैं। तो अगर मैं भारतीय रुपये की बात बताऊं तो, ठीक है, भारतीय रुपीज़ की, या $1 जो होता है, $1 के अंदर 70 से 73 रुपये जो है वो आते हैं, 70 से लेके 73 रुपये, यानी कि उधर अमेरिका का $1 और हमारे 70 से 73 रुपये बराबर होते हैं। ऐसे ही उनका जो डॉलर से कंपैरिजन जो किया जाने लगा तो मुद्रा वो है वो गिरने लगी, यानी कि $1 में ज़्यादा मार्क जो है वो आने लगे। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। अब देखो, खरबों मतलब ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन पर पहुंच गया। 1923 में $1 ट्रिलियन में हो गया। तो ऐसे तो मार्क की कीमत बिल्कुल होगी। अमेरिका का जहाँ पे $1 है और उसको जो जुर्माना है वो पौंड में लगा था, अब मार्क में, अब पौंड में, डॉलर में कितना फर्क आ गया। तो जर्मनी तो सब तरफ से डूब गया, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, और इसके बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। और इसे संकट में, मतलब संकट को बाद में क्या बोला गया, अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति का मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाना और बहुत ज़्यादा जो मुद्रा है उसका छाप लेना और उसका मुद्रा का जो है वो डॉलर के हिसाब से गिर जाना। जब बेहिसाब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, यानी कि जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आजकल का सिस्टम चल रहा है, सब्जियां, फल, फ्रूट, सब चीज़ें महंगी हुई पड़ी हैं कोरोना के कारण। उसके बाद देखिए, जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका को थोड़ी सी दया आ गई जर्मनी के ऊपर और उन्होंने सोचा कि इसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। इसके लिए अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। डॉव्स योजना में क्या था, इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया, यानी कि जो वर्साई की संधि भी उसके ऊपर हर्जाना लगाया गया था, उसकी जो शर्तें थी उसको दोबारा देखा गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार में अमेरिका के लिए लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जर्मनी का भी जो आर्थिक सुधार था वो अमेरिका से जो उसने कर्ज लिए थे उसके ऊपर ही आश्रित था, यानी कि उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहा था। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद रातों-रात बंद हो गई। अब जर्मनी क्या कर रहा था, अमेरिका से कर्जे ले रहा था अपने आप को चलाने के लिए, इकोनॉमी को सही करने के लिए, और क्या हुआ कि 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ठीक है, वो शेयर बाजार जो है वो अमेरिका के अंदर पूरी तरह से गिर गया, और जब वो गिर गया तो जर्मनी को जो मिल रही थी मदद वो भी बंद हो गई। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब ये जो 3 साल 4 साल मंदी रही है, 29, 30, 31 और 32, इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो बाकी देशों की तुलना जर्मन पे ज़्यादा पड़ा। बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल, लोग बेरोजगार हो गए। अब भूख के लिए, उन्हें अपनी आजीविका के लिए पैसे चाहिए थे, तो तरह तरह के चोरी डकैती के अपराध बढ़ने लगे। चारों तरफ हताशा का माहौल जो था वो बढ़ गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि उन्होंने वाइमर बनाया था और वाइमर एक लोकतांत्रिक सरकार ही थी, तो लोगों का उससे विश्वास उठने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान
समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल था, यानी कि उनको कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला नेता नहीं मिल रहा था और अनुशासन तो बिल्कुल नहीं था और राजनीतिक अस्थिरता आगे थी, यानी कि जो राजनेता वगैरह थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बैठ के तमाशा देख रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ हाल था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी में क्या कुछ हुआ, उसमें राजनीतिक विचार कैसे थे, आर्थिक उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिला, आर्थिक स्थिति उसकी, उसके बारे में बेटा 5 क्वेश्चन इसके। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं जल्दी से। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। तो बेटा जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, अति मुद्रास्फीति की समस्या उठ खड़ी हुई, अमेरिका के डॉलर के मुकाबले जर्मनी की मुद्रा मार्क की कीमत लगातार गिरती जा रही थी। इसके अलावा काफी सारे उद्योग कारखाने ठप हो गए। वर्साई संधि में लगे हर्जाना कर लेना बेटा, यहाँ पे जुर्माना या हर्जाना कर लेना, गलत लिखा है, को चुकाने में जर्मनी के सोने के भंडार भी लगातार जो है वो खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल कंगाल हो चुका था जर्मनी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो वाइमर गणराज्य के सामने पहला सेना में असंतोष की भावना जो है वो बढ़ती जा रही थी, और संतोष नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में इसके मित्र राष्ट्रों की इससे मित्र राष्ट्रों की ओर की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ रही थी। मित्र राष्ट्रों को जो क्षतिपूर्ति के रूप में जो है वो बहुत ज़्यादा धनराशि जो है उनको देनी पड़ रही थी। देश में उद्योगों तथा व्यापार पिछड़ गए थे और जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। देश में मुद्रास्फीति के कारण कीमतें आसमान को छूने लगी थी। वाइमर सरकार मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिए असफल रही थी। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो पहला था रूसी क्रांति से प्रोत्साहित होकर जर्मनी के कुछ भागों में साम्यवादी प्रभाव जो है वो बढ़ रहा था। समाजवादी डेमोक्रेटिक कैथोलिक वाइमर गणराज्य के राजनीतिक ढांचे को बदलना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वाइमर बना था उसको वो बदलना चाहते थे। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह सामाजिक विचारों को प्राथमिकता दी जाने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार तथा राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें कम महत्व की हो गई थी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो उसके क्या परिणाम होंगे। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष और अनियंत्रित आएगा, प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती है तो उस स्थिति में अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति। और अति मुद्रास्फीति के कारण निम्नलिखित परिणाम देखे जा सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, आर्थिक विकास की गति जो है वो मंद हो जाती है, डॉलर के मुकाबले संबंधित देश की मुद्रा की कीमतें गिरने लग जाती है। जैसे जर्मनी का जो मार्क था, ठीक है, तो $1 में जो है 1 ट्रिलियन आप बोल सकते हो, एक खरब जो है वो मार्क आने लगे थे, तो इसके कारण कीमतें जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको विजिबल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।